में महाराष्ट्र के सियासी झगड़े पर सुनवाई खत्म हुई। 9 दिन की बहस के बाद संविधान पीठ ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल की दलील का विधायिका और राजनीतिक दलों के संबंधों में राजनीतिक दल की प्रधानता सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की अपील की गई। महाराष्ट्र के प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। बैठक में डेप्यूटी सीएम फडणवीस भी मौजूद थे। नासिक से मुंबई की ओर निकला है किसानों का मार्च। फिलहाल ठाणे में है काफिला। प्याज की कीमतों के साथ 14 मुद्दों पर चर्चा होगी। किसानों की धमकी नहीं पूरी हुई मांगे तो मुंबई के रास्ते कर देंगे जाम। 20 मार्च से आजाद मैदान में प्रदर्शन करेंगे किसान। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में H3N2 वायरस से एक 73 साल के मरीज की मौत हुई। मुंबई में अस्पताल में वायरस से भर्ती होने वाले 4 पीड़ित लोग हैं। महाराष्ट्र में दर्ज हुए कोरोना के 226 नए मामले, कोई मौत की खबर नहीं। मुंबई से सटे मीरा रोड में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का किया कांग्रेस ने विरोध। एनसीपी ने भी विरोध किया। कहा महाराष्ट्र में अंधविश्वास नहीं फैलाने देंगे। मुंबई में एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने जब्त की है कीटामाइन नाम की ड्रग। अंधेरी इलाके से जब्त इस ड्रग की कीमत है करीब 9 करोड़ रुपए। मुंबई, पुणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। किसानों के लिए बेमौसम बारिश बनकर आई है मुसीबत। नांदेड़ जिले में ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान। पाशे में बेमौसम बारिश की वजह से परेशान है किसान। गेहूं और चने की फसलों को काफी नुकसान हुआ। हिंगोली में बदलते हुए मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आंधी और बारिश ने संतरे की फसल को बर्बाद किया है। पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर तीसरे दिन हड़ताल पर रहे बारामती के हजारों सरकारी कर्मचारी। लगाए सरकार के विरोध में नारे। गुजरात के जूनागढ़ में एक साथ 9 शेरों का झुंड गांव में घुसा। 2 गायों को अपना शिकार बनाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ पिछली एमवीए सरकार ने षड्यंत्र रचा था, जिसके लिए उनकी पत्नी अमृता फडणवीस को जरिया बनाया गया। एक लड़की खुद को डिजाइनर बताकर अमृता फडणवीस से मिली, लेकिन साजिश कामयाब हो पाती इससे पहले ही सरकार बदल गई, तो ये षड्यंत्र ब्लैकमेल और धमकी देने में बदल गया। मुंबई पुलिस ने अमृता फडणवीस की शिकायत पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित विभूति का वितरण होने जा रहा है। बागेश्वर बाबा का दरबार मुंबई से सटे मीरा रोड पर 18 और 19 मार्च को लगने जा रहा है, पर कांग्रेस को इस पर सख्त आपत्ति है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि बागेश्वर बाबा के दरबार में अंधविश्वास फैलाया जाता है। ऐसे आयोजन के लिए महाराष्ट्र में जगह नहीं है। ये कार्यक्रम रुकवाना चाहिए और ऐसे महाराजों को महाराष्ट्र में बुलाकर महाराष्ट्र के संतों का और महापुरुषों का अवमान करने का काम जो हो रहा है उसको सरकार के माध्यम से रोका जाए, ऐसा खत हम लिखेंगे। देखो, एट्रोसिटी का कानून भी उसके भाई के ऊपर केस लगी हुई है। वो परिवार ऐसे ही जातिवाद और यही व्यवस्था को टॉर्चर करने वाला ये बागेश्वर के, महाराष्ट्र तो नहीं बोलूंगा, महाराष्ट्र शब्द बड़ा होता है। बागेश्वर मानसिकता के लोगों को महाराष्ट्र में लगाम लगाना चाहिए। सरकार ने उसको आगे आना चाहिए, ये मांग हम करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने का अगर सरकार ही खुद आगे आती है तो ये बात महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं। कुछ वक्त पहले बागेश्वर बाबा का दरबार नागपुर में लगा था। उस समय उनके संत तुकाराम महाराज पर दिए बयान को लेकर वारकरी समुदाय नाराज हुआ था। इसे लेकर भी पटोले ने बागेश्वर बाबा पर हमला बोला है। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज वो सिर्फ महाराज के नहीं तो पूरे देश के, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संत रहे, और वो संत के बारे में ऐसे भोंदू बाबा आकर महाराज जैसे पुरोगामी विचार के राज्यों में उनको गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे भोंदू बाबा के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। वही बीजेपी जो सत्ता में है वही उनको प्रमोट कर रही होगी, तो उसका पीछे का कारण तो समझना चाहिए। हमने मांग भी की थी इस सभा में, विधान परिषद में, कि इस बागेश्वर बाबा पे सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा विवादों में घिरा हुआ बाबा
जो अंधश्रद्धा को चालना देता है, जो अंधश्रद्धा को बढ़ावा देता है। इस महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून होने के बावजूद अगर ऐसे लोगों को परमिशन मिलती होगी तो हम उसका विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में किसी प्रकार संतों का अपमान करने वाले ऐसे महामूर्ख और वो खुद को सत्संगी कहने वाले ऐसे कुसंगी को कोई प्रवचन करने का उसकी औकात नहीं है प्रवचन करने की। जबकि खुद को बीजेपी से ज्यादा सच्चा हिंदुत्ववादी बताने वाला ठाकरे गुट ना तो खुलकर बागेश्वर बाबा का समर्थन कर रहा है और न ही विरोध में कांग्रेस के साथ खड़ा दिख रहा है। अगर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हमारे देश में हो रहा है तो हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं। समय समय पर हमारे महापुरुषों ने हमें ज्ञान दिया है, हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने हमें प्रेरणा दी है। उसी क्रम में यदि कोई भी युवा उपदेशक हमारे समाज को एक दिशा देने का काम करता है तो हम सदैव उनके साथ रहते हैं। यदि कोई उन्माद फैलाना चाहता है, सद्भावना बिगाड़ना चाहता है तो हम उसके खिलाफ होते हैं। नागपुर में अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने बाबा बागेश्वर का काफी विरोध किया था और उन्हें अपने कथित चमत्कार दिखाने की चुनौती दी थी। इस विवाद के बाद से ही बागेश्वर बाबा चर्चा में आए थे। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में होने जा रहे बागेश्वर धाम बाबा के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की भवें तन गई हैं। कांग्रेस ने चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से अपील की है कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए उन्हें, क्योंकि बागेश्वर बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं। अनिक्षा जयसिंघानी गुरुवार को महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में ये नाम छाया रहा। पुलिस की गिरफ्त में आई अनिक्षा अनिल जयसिंघानी नाम के बुकी की बेटी है, जो कई सालों से फरार चल रहा है। अनिक्षा और अनिल के खिलाफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। शिकायत के मुताबिक खुद को फैशन डिजाइनर बताते हुए अनिक्षा ने अमृता फडणवीस से अपने ज्वेलरी और कपड़े पहनने की गुजारिश की ताकि उसके इन चीजों का प्रमोशन हो जाए और फिर वो अमृता फडणवीस की सहानुभूति लेने की कोशिश करने लगी। अनिक्षा जो पढ़ी लिखी है और संभ्रांत नजर आती है, उन्होंने पहले 2015-16 में मेरी पत्नी से संपर्क किया था, बाद में कोई संपर्क नहीं था। और जिस समय महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आई उसके बाद 2021 से वो वापस मेरी पत्नी के संपर्क में आई। उस समय उन्होंने ये बताया कि मैं ड्रेस डिजाइनर हूं, मैं ड्रेस डिजाइन करती हूं, आप मेरे ड्रेसेस पहनिए। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हूं और धीरे धीरे मेरे पत्नी का विश्वास संपादित करने की कोशिश की। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक ये सब करीब 1.5 साल चला। इसके बाद अनिक्षा ने वो काम करना शुरू किया जिसके लिए उसने अमृता फडणवीस से नजदीकियां बढ़ाई थी। उसने एक बार ये कहने की कोशिश की कि मेरे जो पिताजी है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, बुकीज को पकड़ कर देते थे और उसके बदले में पैसा मिलता था और ये काम में आप मुझे मदद कीजिए। और ये बोलना उसने शुरू किया। जैसे सरकार बदली और हमारी सरकार आई, उस समय ये बोलना शुरू किया तो मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा काम नहीं है। फिर उसने कहा मेरे पिता को फंसाया गया है, उनके ऊपर गलत केसेस लगाए गए हैं। तब मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको अगर फंसाया गया तो आप एक निवेदन डीसीएम को दीजिए, वे उस पर देखेंगे। फडणवीस के मुताबिक उनकी पत्नी ने इसके लिए मना किया। कुछ महीने बाद अनिक्षा ने अपने पिता को एक पुलिस केस से निकालने के लिए अमृता फडणवीस को 1 करोड़ रुपए देना ऑफर किया। अमृता ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें अब अनिक्षा पर शक होने लगा था तो अमृता ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। के 2 दिन बाद एक अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस और कुछ वीडियोस आए और उसके बाद उसमें
जिन्होंने भेजे थे वो अनिल जयसिंघानी थे कि आपने मेरी बेटी को ब्लॉक किया है, आप अनब्लॉक कीजिए, हमको हमारी सारी केसेस वापस ले लीजिए, और कुछ और डिमांड्स की गई, ये करिए, नहीं तो ये जो वीडियो है हम सार्वजनिक करेंगे। अब ये वीडियो क्या है, तो इसमें वो मेरी पत्नी को एक हार पहना रही है, मेरी पत्नी को अंगूठी पहना रही है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन दो वीडियो ऐसे तैयार किए हैं कि जिसमें एक वीडियो में वो बाहर कहीं पर एक बैग में पैसे भर रही है और बाद में उसी प्रकार की बैग वो मेरे घर में काम करने वाली महिला को दे रही है, और फिर उसने कहा कि मैंने पैसा दिया है। जैसे ही ये सारे वीडियोज आए, तुरंत मैंने एफआईआर करवाई, और एफआईआर करवा के ये सारे वीडियो फॉरेंसिक जांच को भेज दिए, और पुलिस के कहे अनुसार हमने उनको एंगेज करना शुरू किया, क्योंकि अनिल जयसिंघानी ये फरार थे। फडणवीस के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ गया है कि वीडियो में दिखाया गया बैग और देवेंद्र फडणवीस के घर पर दिखाया गया बैग दोनों अलग अलग हैं। अमृता फडणवीस ने एफआईआर 20 फरवरी को दर्ज करवाई थी, पर इसका खुलासा अब किया गया। फडणवीस का कहना है कि पुलिस फरार चल रहे अनिल जयसिंघानी को सावधान नहीं करना चाहती थी। मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में ये बहुत ही निचला स्तर है। मैं किसी के ऊपर अभी आरोप नहीं करता, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिए हैं, तो उसमें से कितनी चीजें सच है और कितनी झूठ है, ये सारी चीजें तफ्तीश के बाद ही ध्यान में आएगी। लेकिन उसने मुंबई के एक पुराने पुलिस कमिश्नर का भी नाम लिया हुआ है, और मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन जब मैंने पुलिस में पता किया, तो जिस समय ये सरकार थी उस समय उसकी केसेस वापस लेने की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके ऊपर कुछ नोटिंग भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये व्यक्ति जब छपड़ेगा तो पूरी कॉन्स्पिरेसी बाहर आएगी। लेकिन विपक्ष का मानना है कि फडणवीस इस मामले में कुछ छुपा रहे हैं, पूरी बात सामने नहीं आ रही। जब वो खुद राज्य के मुख्यमंत्री थे, राज्य के गृह मंत्री थे, उस समय तब से ये चल रहा मामला, ये उनने कहा। जब उनका परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो महाराष्ट्र को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये सवाल भी इसमें पैदा होता है। तो हमारा कहना है कि वो आज क्या आरोप लगा रहे, उसके बारे में जांच सामने आएंगी, उसके बाद में वो बात सामने आएंगी। क्योंकि आज उन्हें बहुत सारी बात जो बताते समय में उसमें बहुत सारी गोपनीयता रखी है, तो उसके पीछे का क्या कारण है वो भी सामने आना चाहिए। फिलहाल मुंबई पुलिस ने उल्लासनगर से अनिशा जयसिंघानी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।